ठीक है जी। हमने अक्टूबर के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लिखने हैं। उसमें सबसे पहले लिखो द जेंडर गैप द जेंडर गैप a UN wake up call। द जेंडर गैप डैश लगा के लिखना, a UN wake up कॉल। यूनाइटेड नेशंस की हम बात कर रहे हैं। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस। तो लिखना इसमें अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट according to a report published by UN Women, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, published by UN Women, there is a significant gender gap worldwide, significant gender gap worldwide, comma, leaving billions of women and girls, leaving billions of women and girls vulnerable to poverty, leaving billions of women and girls vulnerable to poverty। ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको जेंडर गैप देखने को मिल रहा है। ये यूएन आपका जो वुमेन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने हमें बताया। अब इन्होंने क्या बोला है कि जेंडर गैप की वजह से बिलियंस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैं जो गरीबी से जूझ रही हैं। क्योंकि जेंडर गैप का मतलब क्या है यहाँ पे कि मेल को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी एज कंपेयर टू फीमेल। ज्यादा मेल लोग जो है वो एजुकेटेड होंगे एज कंपेयर टू फीमेल, आप बोल सकते हो। ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज मेल्स के पास है एज कंपेयर टू फीमेल। तो इससे क्या होगा, फीमेल्स इकोनॉमिकली काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। ठीक है, जो सिचुएशन आपको प्रेजेंटली देखने को मिल भी रही है। नीचे लिखो अ जेंडर गैप means a gender gap means undesirable or unfair differences between undesirable or unfair differences between men and women in terms of opportunities, comma, social status, comma, political representation, comma, income, etc. जेंडर गैप की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जेंडर गैप के बारे में पता होना चाहिए। जेंडर गैप एक अनफेयर डिफरेंस है, आप बोल सकते हो, बहुत ही गलत है। खास तौर पे हम बात करते हैं मेन एंड वुमेन की। ये अनफेयर डिफरेंस किन बेसिस के ऊपर है? इकोनॉमिकल बेसिस पे हो सकता है, सोशल बेसिस पे हो सकता है, पॉलिटिकल बेसिस पे हो सकता है। तो एनी बेसिस के ऊपर आप बोल सकते हो, एनी ग्राउंड्स के ऊपर, अगर आप मेल फीमेल में, खास तौर पे अपॉर्चुनिटीज में, इनकम में, इन सब में आपको एक गैप देखने को मिल रहा है, दैट इज द जेंडर गैप। अब रिपोर्ट क्या बता रही है, तो नीचे लिखो की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट।
की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट। इसमें कुछ हमारे पास फैक्चुअल डाटा है जिसको आप याद रखोगे। नंबर 1, अराउंड 2 बिलियन वुमेन एंड गर्ल्स, अराउंड 2 बिलियन वुमेन एंड गर्ल्स lack social protection, lack social protection such as healthcare benefits, such as healthcare benefits, comma, cash benefits, cash benefits, comma, pension benefits, pension benefits, etc., etc. So all around the world 2 बिलियन ऐसी वुमेन एंड गर्ल्स हैं जो एज कंपेयर टू मेल आप बोल सकते हो ना तो पेंशन के बेनिफिट उठा पा रही, मतलब उनकी पेंशन सरकार ने नहीं लगाई है, ना वो हेल्थ केयर के बेनिफिट्स उठा पा रही हैं। तो मतलब क्या है, वो वल्नरेबल है। उनको जो सरकार को सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने चाहिए उनको नहीं मिल पा रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। 2 बिलियन, 2 बिलियन का मतलब क्या है? 2 बिलियन का मतलब है ये। इंडिया की पॉपुलेशन से भी ज्यादा। इंडिया की पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन और मैंने बोला 2 बिलियन आप बोल सकते हो, तो समझ लो कि इंडिया की पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा आपको वुमेन यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट, वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, इंडिया की नहीं बात कर रहे। नेक्स्ट, 18%, 18% of nearly 1000 social protection measures, 18% of nearly 1000 social protection measures introduced by governments, introduced by governments across 171 nations, across 171 nations, focus on women's economic security, focus on women's economic security। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अराउंड द वर्ल्ड 171 कंट्रीज में टोटल 1000 के करीब करीब ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। उसमें से सिर्फ 18% स्कीम्स हैं आप बोल सकते हो जो वुमेन को टारगेट करती हैं। तो मतलब बची हुई सारी की सारी स्कीम्स किसको टारगेट कर रही हैं? मेन को। तो मतलब क्या है, दुनिया जहान में जो 1000 के करीब डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स सरकारें चला रही हैं 171 कंट्रीज में, उन सारी स्कीम्स में से सिर्फ 18% स्कीम्स हैं जो वुमेन को टारगेट करती हैं। बाकी सारी क्या है? मेन ओरिएंटेड स्कीम्स हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन वुमेन को नहीं मिल पाएगी आप बोल सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, 63% ऑफ द वुमेन ग्लोबली, 63% of the women globally give birth, give birth without maternity benefits, give birth without maternity benefits, comma, in case of, in case of Africa, in case of Africa, the figure rises to, the figure rises to 94%, the figure rises to 94%। अगर आप वर्ल्ड की बात करो तो वर्ल्ड लेवल पे 63% बताया,
63% हमारे पास वुमेन है जो बिना किसी मैटरनिटी बेनिफिट के, आप बोल सकते हो, बच्चों को जन्म देती है। मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है कि आपको 6 महीने की लीव मिलेगी, आपको सरकार के द्वारा कुछ पैसा दिया जाएगा। जैसे अगर आप इन कंट्रीज में जाते हो, कनाडा में, यूएसए में, वहां पे 1 साल की लीव मिलती है आपको, पूरे 1 साल की। और उस 1 साल में आपको घर बैठे बिठाए, आपकी जो तनख्वाह, आप काम कर रहे थे, प्राइवेट काम कर रहे थे, सरकार के द्वारा आपको बैठे बिठाए घर पे वो पैसा भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं 18 साल तक उनके खाते में सरकार पैसा डालती है। वो सब क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट्स है। अब हमारे यहाँ पे देख लो, हमारे यहाँ पे एक वुमेन को, मैंने कई बार आपको करवाया है, मातृ वंदना योजना, उसके तहत क्या है, 6,000 रुपया मिलता है। एक तो जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है 2000, तब 2000 बीच में, 2000 डिलीवरी के बाद। इसके अलावा सरकार कौन सा पैसा देती है? नहीं देती ना। 6 महीने की जो लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है, वो किसको मिलती है? सरकारी मुलाजिमों को। और उनकी सैलरी उनके खाते में आती रहती, चलो ठीक है। लेकिन प्राइवेट वालों का क्या? प्राइवेट वालों को तो आप नहीं दे रहे हो ना। अगर प्राइवेट जॉब कर रही है वुमेन, तो वो बच्चा पैदा करने के लिए घर पे बैठेगी, तो प्राइवेट वाले उसको सैलरी, या सरकार उसको कोई सैलरी उसके खाते में नहीं डलवाती है। लेकिन इन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, अगर आप देखोगे, कोई भी बंदा, कोई भी वुमेन, चाहे वो दिहाड़ी करने वाली है, लेबर वर्क करने वाली है, पर डे कमाने वाली है, उसको भी सरकार मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो मतलब क्या है, दुनिया में ज्यादातर वुमेन, 63% वुमेन जो बच्चों को जन्म देती है, वो विदाउट एनी बेनिफिट देती है, बोल सकते हो। और अगर आप चले जाओ अफ्रीका में, तो वहां पे हालात और खराब है। वहां पे 90% से ज्यादा, आप बोल सकते हो, वुमेन जो है बिना किसी मैटरनिटी बेनिफिट के बच्चों को जन्म देती है। सो दैट इज प्रॉब्लमेटिक। क्या बोलते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहाँ पे डार्क रेस रहती है ना, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट। यहाँ की अगर आप रेस को देखोगे तो इनकी वो है नेग्रीटो रेस। नेग्रीटो रेस का मतलब है जो ब्लैक पीपल होते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट लिखो, 25%, 25% more likely, 25% more likely, comma, the woman aged between 25 to 34 years, the woman aged between 25 to 34 years are live in extreme poverty, are live in extreme poverty compared to the men of same age, compared to the men of same age। तो वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि भाई अगर आप डाटा उठाओ 25 से लेके 34 साल के लोगों का, 25 से 34 ईयर्स की एज वाले जो लोग हैं, अगर आप उनका डाटा उठाओ, तो आपको क्या देखने को मिलता है? अगर हम वुमेन पॉवर्टी की बात करें एंड हम मेन पॉवर्टी की बात करें, तो वुमेन में एज कंपेयर टू मेन 25% गरीबी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। सो 25 से 34 की एज वाले मेन देख लो कितने गरीब हैं, वुमेन देख लो कितनी गरीब है। मेन के डाटा से 25% ज्यादा आपको डाटा देखने को मिलेगा वुमेन का, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब ऐसा है कि अगर मान लो 100 मेल है जो गरीब है इस एज के, तो वुमेन कितनी है? अराउंड अराउंड 125। तो मतलब वुमेन ज्यादा गरीब है। और ये एज देखो 25 से 34, मतलब मोस्ट प्रोडक्टिव एज जो होती है। और अगर उसमें वो वुमेन गरीबी से घिरी हुई है, तो इट मीन्स क्या है? वो कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट, सब हेडिंग देना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मेंशन्ड अंडर द रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मेंशन्ड अंडर द रिपोर्ट। उसमें 2-3 कंट्रीज की बात की गई है। सबसे पहले मंगोलिया।
मंगोलिया को हाईलाइट किया इस रिपोर्ट ने। तो इसमें लिखना मंगोलिया एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव टू इनफॉर्मल टू इनफॉर्मल वर्कर्स ब्रैकेट में लिख लेना वुमेन ब्रैकेट क्लोज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स कॉमा मंगोलिया ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड पैटर्निटी लीव। एक तो मैटरनिटी मदर के लिए होती है ना, पैटर्निटी फादर के लिए। मंगोलिया ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड पैटर्निटी लीव टू प्रमोट केयर गिविंग जेंडर इक्वेलिटी टू प्रमोट केयर गिविंग जेंडर इक्वेलिटी केयर गिविंग जेंडर इक्वेलिटी। तो यहाँ पे क्या है, मंगोलिया एक ऐसी कंट्री हमें देखने को मिली जो इस रिपोर्ट में एज ए एग्जांपल बताया गया कि भाई बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। मंगोलिया ने जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे, इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कोई भी ऑर्गेनाइज्ड जॉब नहीं है उनकी, मतलब कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, कोई डिसाइडेड लीव्स नहीं है उसमें। चाहे अगर आप देखो ये घरों में काम करने वाले जो लोग होते हैं ये भी इनफॉर्मल सेक्टर है। कचरा उठाने जो आते हैं ये सब करते हैं, ठेके पे काम करते हैं, ये भी सब इनफॉर्मल सेक्टर है। सो चाहे इनफॉर्मल सेक्टर हो या कोई बंदा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का उसका छोटा मोटा बिजनेस है, तो एनी वुमेन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है उनको भी मैटरनिटी बेनिफिट ये मंगोलिया की सरकार दे रही है, जो कि हमारे देश में नहीं दिए जाते हैं। और साथ ही साथ वो पैटर्निटी लीव भी दे रही है, मतलब फादर को भी कुछ टाइम की जो छुट्टी है वो दे रही है, जो कि क्या है, बच्चे के लालन पालन में भी जेंडर गैप ना हो। कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, वुमेन ही बच्चे को पालती है, मैन क्यों नहीं पाल सकता, मैन को भी तो पालना चाहिए। तो वहां पे भी तो जेंडर गैप है ना, क्योंकि बच्चे को पालने में वुमेन ही आपको दिखेंगी, मेन नहीं दिखते हैं, तो मतलब क्या है, दैट इज ऑल्सो जेंडर गैप। तो उसको भी कम करने के लिए यहाँ पे पैटर्निटी लीव जो है वो दी गई है। दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने बताई है मैक्सिको एंड टूनिशिया की, मैक्सिको एंड टूनिशिया। तो लिखो इसमें बोथ कंट्रीज हैव इंक्लूडेड both countries have included domestic workers in social security system, domestic workers in social security system, social security system for ensuring better protection of the workers, for ensuring better protection of the workers। तुनीशिया जो है ये आपको नॉर्थ अफ्रीका के अंदर कंट्री देखने को मिलेगी, छोटी सी कंट्री है। और मैक्सिको आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको इज इन नॉर्थ अमेरिका, तुनीशिया इज इन नॉर्थ अफ्रीका। इन दोनों कंट्रीज में क्या किया गया, जो डोमेस्टिक वर्कर्स है मतलब घर पे जो मेड वगैरह काम करती हैं उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन्स का सिस्टम, ये सारी चीजें, हेल्थ केयर बेनिफिट्स, ये सारी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं। हमारे यहाँ पे होती हैं, आंसर इज नो। हमारे यहाँ पे जो काम वाली आती हैं उनको कौन से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, कौन सा उनका इंश्योरेंस करवाते हो पहले? हमारे कोई ऐसा रूल ही नहीं है। हमारे यहाँ पे है कि आप अगर डोमेस्टिक वर्कर रख रहे हो तो उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, उसको काम करते हुए कुछ हो गया तो आपको इलाज करवाना चाहिए, इंश्योरेंस करवाना चाहिए। कर रहे हो ऐसा? कुछ कुछ भी नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं। तीसरा है सेनेगल, नेक्स्ट इज सेनेगल। इसमें लिखो दे एक्सटेंडेड नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, they extended national health insurance
schemes to meet the needs of schemes to meet the needs of rural women comma with support from UN women with support from UN women। तो यहां पे सेनेगल आपको मिलेगा वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है सेनेगल। वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है वो पहले शहरों में आपको देखने को मिलता था, अर्बन एरियाज में, अब उसको बढ़ा के रूरल एरियाज तक भी पहुंचाया गया है। और इसमें जो पैसा लगा है वो पैसे की मदद इनको खास तौर पे किसने की है, यूनाइटेड नेशन वुमेन करके जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट, दैट्स इट। इसके बाद इसी के साथ रिलेटेड हमारे पास एक और न्यूज है, बट दैट इज रिलेटेड टू इंडिया। अब वो क्या है तो लिखो, वेनिशिंग डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स मतलब जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। वैनिश होना मतलब खत्म होना। वैनिशिंग डेमोग्राफिक्स इंडिया। सो लिखो इसमें, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, ये खास तौर पे आंध्र प्रदेश के साथ रिलेटेड न्यूज है। रिसेंटली द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश announced a plan announced a plan to incentivize, incentives provide करना, to incentivize the residents of Andhra Pradesh, to incentivize the residents of Andhra Pradesh to have more children, to have more children due to the concerns about, due to the concerns about declining young population, due to the concerns about declining young population in southern India, in southern India। तो आंध्र प्रदेश जो कि साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलता है, उनके चीफ मिनिस्टर ने एक प्लान अनाउंस किया कि भाई अगर हमारे यहाँ पे कोई 2 से ज्यादा बच्चे करेगा, 3 बच्चे या 4 बच्चे, तो जो भी आपका तीसरा बच्चा होगा, चौथा बच्चा होगा, जो आपको लगता है कि बर्डन बन सकता है, तो सरकार उसमें आपको मदद करेगी। तो मतलब आंध्र प्रदेश की सरकार बोल रही है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, 3-4 बच्चे हर एक कपल के होने चाहिए। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके बोलने का एक कारण है। साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे, नॉर्थ इंडिया में यंगस्टर्स की पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन साउथ इंडिया में यंगस्टर्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, हमेशा इस चीज को याद रखना, हमारे भी यहाँ पे अगर आप गौर करके देखोगे, जब लोग पढ़ लिख जाते हैं ना तो वो एक बच्चा पैदा करते हैं। पंजाब में देख लो, पंजाब में यही हालत है, दूसरा बच्चा कोई रेयरली पैदा करता है, एक एक बच्चा पैदा करके बैठ जाते हैं, यही होता है ना। मतलब क्या है, वो क्यों एक बच्चा पैदा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने जॉब्स भी करनी है, फिर बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो हम एक का ही खर्चा उठा पाएंगे, एज सिंपल एज दैट। अब आंध्र प्रदेश के अंदर भी ये सेम चीज आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश या साउथ इंडिया अगर आप देखोगे तो एजुकेशनली, लिटरेसी में हमेशा ही नॉर्थ इंडिया से आगे रहा है, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा अच्छे वेल एजुकेटेड लोग हैं, अच्छी जॉब्स करने वाले हैं, और वो अपने बच्चों को भी उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि कम बच्चे पैदा करो,
जो कि खुद को भी दिक्कत कम हो और बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन, एक बच्चा होगा तो ज्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे, दो होंगे कर सकेंगे, तीन चार नहीं कोई भी पैदा करता है आज के मॉडर्न जमाने में, आपको भी पता है तीन चार बच्चे कोई नहीं पैदा करता। लेकिन वो बोल रहे हैं कि पैदा करो, अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो हम हेल्प करेंगे, मतलब ऐसी स्कीम्स सरकार लेके आएगी जिससे क्या है, दो से ज्यादा जिनके बच्चे होंगे उनको हेल्प की जा सके, दो तो पैदा करनी करनी है, उससे ज्यादा जिसके होंगे। अब इसका प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो नीचे सब हेडिंग बनाओ, प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में पॉपुलेशन का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, तो लिखो इसमें, नंबर वन, लोअर फर्टिलिटी रेट, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आ रही है दैट इज लोअर फर्टिलिटी रेट, इसमें लिख लो, लोअर फर्टिलिटी रेट में लिखो, स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, have achieved have achieved the total fertility rate of 2.1 children per woman, the total fertility rate of 2.1 children per woman। ठीक है, 2.1 चिल्ड्रन का मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज हर एक वुमेन दो बच्चे पैदा करेगी, और ये सबसे बेहतरीन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कपल है तो कपल में दो जन आते हैं, और अगर उस कपल ने दो बच्चे पैदा किए तो मतलब क्या है, जब वो मरेंगे दो उनको रिप्लेस कर देंगे, पॉपुलेशन आपकी स्टेबल रहेगी, आप बोल सकते हो। लेकिन अगर कपल ने तीन बच्चे पैदा किए तो दो को रिप्लेस करने के लिए कितने पैदा कर दिए, तीन, तो पॉपुलेशन क्या है, बढ़ेगी। लेकिन अगर कपल ने एक ही बच्चा पैदा किया तो दो को रिप्लेस करेगा एक, तो पॉपुलेशन कम होगी फ्यूचर में जाके। ये सबसे बेस्ट होता है, अगर तीन पैदा करोगे तो बढ़ेगी पॉपुलेशन, एक पैदा करोगे तो कम होगी, दो ही रहेंगे तो स्टेबल होगी। बट चक्कर क्या है, TFR of 2.1 children per woman in 2004, इन 2004, ब्रैकेट में लिख लेना आंध्र प्रदेश, ब्रैकेट क्लोज, एंड इन 1988, एंड इन 1988, ब्रैकेट में लिख लेना केरला तमिलनाडु, केरला तमिलनाडु। सो 1988 में ही केरला एंड तमिलनाडु ने TFR 2.1 को अचीव कर लिया था। अब क्या होगा, दो दो बच्चे वो पैदा कर रहे थे, अब वहां पे तो वो टिकेंगे नहीं ना, जो TFR 2.1 हो जाता है उसके बाद क्या है, और कम बच्चे पैदा करने को स्टार्ट करेंगे। और अभी अगर आप देखोगे तो इनका जो TFR है वो 2.1 से भी नीचे जा चुका है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक कपल का एक ही बच्चा आपको देखने को मिलता है। तो मतलब जैसे बिहार जैसी स्टेट्स हैं, उन्होंने आज तक ये वाला TFR मतलब अचीव नहीं किया है कि एक वुमेन दो बच्चे पैदा करे अपने पूरे जीवन के अंदर, अभी तक अचीव नहीं हुआ है। लेकिन स्टेट्स लाइक नॉर्थ में भी पंजाब है, पंजाब का TFR है 1.6, तो ऑन एन एवरेज एक वुमेन का एक ही बच्चा होता है, अगर देखा कोई कोई होगी जिसके दो बच्चे होंगे, नहीं तो एक ही बच्चा होगा। तो इन्होंने इतनी पहले ही 2.1 वाला TFR जो है उसको अचीव कर लिया था, तो अब क्या हो रहा है, और कम हो रहा है, आप बोल सकते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या है, तो सेकंड पॉइंट लिखो, एजिंग पॉपुलेशन, TFR कम होने से क्या होता है, एजिंग पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन। सो लिखो इसमें, मोर देन 60%, मोर देन 60%
population of Kerala more than 60%. Population of Kerala is old age, is old age, and it is keep on rising, and it is keep on rising, comma, same the case in Andhra Pradesh, same the case in Andhra Pradesh, जो मैंने लिखवाया ना 60%, उसको 60% मत लिखो, उसको ऐसे लिखो मोर देन, मोर देन मत लिखो, इस पूरे पॉइंट को काटो, दोबारा से लिखो, पूरे पॉइंट को कट करो, दोबारा से लिखो। इन केरला, ऐसे लिखना, इन केरला द पॉपुलेशन विद 60 years of age or more, in Kerala the population with 60 years of age and more is around 13%, 13% in 2011, around 13% in 2011, and keep on rising, and keep on rising, comma, will reach 23% of the total population by 2036. Keep on rising and will reach 23% of the total population by 2036, by 2036। तो ये कुछ इस तरीके से है। वो बोल रहे हैं कि 2011 का अगर आप डाटा देखोगे तो केरला के अंदर 60+ एज के जो लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज था? 13%। तो 2011 में केरला की टोटल पॉपुलेशन में 13% लोग जो थे वो क्या थे? 60 साल से ऊपर वाले थे। अभी ये बढ़ के 2036 में कितना हो जाएगा? 23%। मतलब 2036 में केरला की टोटल पॉपुलेशन का 23% क्या होंगे? बुजुर्ग। अगर तुम ध्यान से देखो, इंडिया का अगर तुम कैलकुलेट करो तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 68% यंग है, सिर्फ 7% है जो 60+ वाले हैं। लेकिन केरला में 2011 में 13% थे। आज हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ 7% है जो 60+ वाले, लेकिन केरला में 13% 2011 में थे। अभी बढ़ के तो 15-16% हो गया होगा, तभी तो जाके 2036 में इतना होगा, आप बोल सकते हो। तो मतलब साउथ इंडिया के अंदर एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया बुजुर्ग ज्यादा है। और ये सिर्फ केरला की कहानी नहीं है, तमिलनाडु में भी ये है, आंध्र प्रदेश में भी ये है। तो साथ में लिख लो फुल स्टॉप लगा के। सेम सिनेरियो इज हैपनिंग in Andhra Pradesh and other southern states. Same scenario is happening in Andhra Pradesh and other southern states. ठीक है, बाकी सब में भी यही हो रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसमें लिखना southern states will contribute, southern states
will contribute only 9%, only 9% to the total population growth, to the total population growth of India, between 2011 to 2036, 2011 से 2036, 2011 to 2036, comma, while the northern states like UP and Bihar will contribute much larger, तो वो बोल रहे हैं कि भाई 2011 से 2036 के बीच में इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, तो पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ज्यादातर कौन सी स्टेट्स रहने वाली हैं? नॉर्दर्न स्टेट्स एज कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 9% होगा, तो बाकी जो आपके पास 91% कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? नॉर्दर्न स्टेट्स का। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके पीछे मेजर कारण कौन है? नॉर्दर्न स्टेट, नॉट द सदर्न स्टेट्स। इसको आपने याद रखना है, राइट। देन नेक्स्ट, उसके बाद माइग्रेशन ट्रेंड्स, नंबर 4 इसमें लिखना, माइग्रेशन ट्रेंड्स। तो इसमें लिखो, सदर्न स्टेट्स increasingly rely on, southern states increasingly rely, rely on migration from North India to balance their workforce, comma, as the working age population is declining in South India, as the working age population is declining in South India, declining in South India। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि भाई जो साउथ इंडिया के अंदर वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है? ये 15 से लेके 60 साल की एज वाले आप बोल सकते हो, तो वहां पे वो कम है। तो आजकल आपको क्या देखने को मिलता है? हमारे यहाँ से लोग बेंगलुरु जाते हैं, चेन्नई जाते हैं जॉब्स करने के लिए, और उनको जॉब्स वहां पे मिल भी रही होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे यंगस्टर्स की कमी है। एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में यंगस्टर्स कम है, तो उनको अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए उनको क्या है? नॉर्थ इंडिया से माइग्रेशन चाहिए, मतलब नॉर्थ इंडियन से साउथ इंडिया में जाके जॉब्स को फिलअप करेंगे आप बोल सकते हो, क्योंकि उनकी खुद के बच्चे तो है ही कम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, तीसरा करंट अफेयर लिखना, तो लिखना इसमें, इलेक्शन एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हम करते हैं इलेक्शंस में, इलेक्शन एक्सपेंडिचर इंडिया वर्सेस यूएसए। यूएसए में भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, हमारे यहाँ पे भी इलेक्शंस हुए हैं, तो देखते हैं कि दोनों में एक्सपेंडिचर का क्या सीन है।
तो लिखना इसमें इलेक्शन स्पेंडिंग इन इंडिया, इलेक्शन स्पेंडिंग इन इंडिया often surpasses, often surpasses the limits set by Election Commission of India, the limits set by Election Commission for India, comma, pointing to challenges like, pointing to challenges like inequitable representation, pointing to challenges like inequitable representation, full stop. Comparatively, countries such as US, UK, comparatively, countries such as US and UK emphasize on limiting the election expenditure, emphasize on limiting the election expenditure. ध्यान से देखना, हमारे यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे गांव के इलेक्शन क्यों ना हो, कितना पैसा लोग खर्च करते हैं। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होना मतलब भरपूर मात्रा में पैसा खर्च करना, यही है ना। इससे क्या होगा, जो पैसा खर्च करने लायक है वही इलेक्शंस में खड़ा हो पाएगा एज अ कैंडिडेट। जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, क्या वो इलेक्शंस में खड़े होने के बारे में सोच सकता है? क्योंकि उसको पता है मैं जीतूंगा ही नहीं। क्योंकि जीतेगा वो जो जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगा। कभी देखा है कोई गरीब सा बंदा एमएलए बन गया हो या एमपी बन गया हो? नहीं। कोई बाय गॉड्स ग्रेस बन जाए तो बात अलग है, अदरवाइज अच्छा खासा पैसा आपको खर्चना पड़ता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आप बोल सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज करोड़ों में पैसा खर्च करती है। जैसे इस बार वो हम पढ़ रहे थे, ये अप्रैल के अराउंड, अगर आपको याद हो कि भाई ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी उसको आपने क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कितना डोनेशन मिला था बीजेपी को? 6,000 करोड़ से ज्यादा। 6,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी को डोनेशन मिला था। डोनेशन, जो बाकी पैसा खर्च करेंगे वो अलग आप बोल सकते हो। तो मतलब हमारे यहाँ पे इलेक्शंस में जो खर्चा करते हैं वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत कोशिश करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक लिमिट लगाने की, भाई एक एमपी एक एमएलए इतने से ज्यादा पैसा अपने इलेक्शन में खर्च नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है अंडर द टेबल बहुत कुछ होता है। जो रात को जाके लोगों के घरों में पैसा बांटा जाता है इलेक्शन से 1-2 दिन पहले, अगर आपको पता हो, बांटा जाता है ना। तो वो सारी चीजें कौन सी किस कैलकुलेशन में आती है? वो किसी भी कैलकुलेशन में नहीं आती है। तो वो दिखाने के लिए तो दिखा देते हैं कि इतने लाख तुमने बोला था, हमने उतना ही खर्च किया है, लेकिन एक्चुअल में खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन कंट्रीज लाइक यूके एंड यूएस, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि वहां पे वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कम से कम कैंडिडेट्स का खर्चा हो, कम से कम पैसा उनका खर्च हो, जिससे क्या है, गरीब अगर कोई पर्सन है तो वो भी सोच सके इलेक्शंस में खड़ा होने के लिए। और अगर आप यूएस यूके में जाओगे, आपको ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ही यंग है और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं और एमपी बन के बैठे हुए हैं, आप बोल सकते हो। समझ रहे हो? लेकिन इंडिया में वो सिनेरियो बहुत कम है। सो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सब हेडिंग देना, प्रेजेंट लॉज गवर्निंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर इन इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट लॉज गवर्निंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर इन इंडिया। इंडिया में वो कौन कौन से लॉज है? प्रेजेंट लॉज गवर्निंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर इन इंडिया। इंडिया के वो कौन कौन से कानून है जो बताते हैं कि कितना खर्चा आपने करना है मैक्सिमम? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो सबसे पहले देखो रूल नंबर 90, सबसे पहला लॉ है रूल नंबर 90 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। एक लॉ है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन
रूल्स 1961। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, जिसमें जो रूल नंबर 90 है खास तौर पे, ये क्या बात करता है तो लिख लो। इट सेट्स एक्सपेंडिचर लिमिट, इट सेट्स एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स based on election type, based on election type and state size, based on election type and state size। तो इसमें ध्यान से लिखना, ऐसे बना लो नीचे टेबल ना, ऐसे टेबल बनाना उसमें पहले से लिख लेना इलेक्शन, नंबर 2 लिख लेना लार्जर स्टेट्स, देन स्मॉलर स्टेट्स and UTs, then party expenditure limit, पार्टी एक्सपेंडिचर लिमिट। इलेक्शन में सबसे पहले लिख लो लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस। सो यहाँ पे लार्जर स्टेट स्मॉलर स्टेट जब मैं लिखवा रहा हूं तो मतलब मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, और अगर मैं पार्टी लिखवा रहा हूं तो पार्टी कितना खर्चा कर सकती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। सो अगर हम बड़ी स्टेट्स की बात करें तो बड़ी स्टेट्स में अगर कोई बंदा, कोई कैंडिडेट लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा हुआ है, मान लो कि मैं लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मैं कितना खर्चा कर सकता हूं, एक इंडिविजुअल बंदा बड़ी स्टेट्स में, बड़ी स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, कितना खर्चा कर सकता हूं? 95 लाख रुपया। कितना खर्चा कर सकता हूं? 95 लाख, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन ये तो करोड़ों में करते हैं, करोड़ों से नीचे तो बात ही नहीं करते, है ना। स्मॉलर स्टेट्स में क्या है, स्मॉलर स्टेट्स या यूटी में, मान लो चंडीगढ़ में एक एमपी का इलेक्शन हो रहा है, तो चंडीगढ़ में वो कितना खर्चा कर सकता है? 75 लाख, 75 लाख। स्मॉलर स्टेट्स लाइक हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, ये सारी छोटी स्टेट्स हैं। इससे भी छोटी स्टेट्स आपके पास है सिक्किम, गोवा, यहाँ पे मैक्सिमम 75 लाख कर सकते हो खर्चा एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की बात करो। पार्टी के लिए देयर इज नो लिमिट, पार्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है कि पार्टी के टोटल कैंडिडेट्स, अब देखो बीजेपी के कितने सारे कैंडिडेट्स खड़े होंगे, 543 सीट्स के अगर इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के, तो बीजेपी के कितने कैंडिडेट होंगे? 543। अगर 543 आपकी टोटल सीट्स हैं लोकसभा की ऑल ओवर इंडिया, तो 543 सीट्स के ऊपर बीजेपी कितने कैंडिडेट खड़े करेगी? 543। अब 543 टोटल कितना खर्चा करेंगे, मतलब पार्टी का कितना खर्चा होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना खर्चा करेगा वो एमपी जो खड़ा हो रहा है, तो वो है 95 लाख बड़ी स्टेट्स में, 75 लाख छोटी स्टेट्स में। दूसरा आ गया आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, जो कि विधानसभा के इलेक्शन है। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, अगर विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं, तो बड़ी स्टेट्स में जैसे यूपी में मान लो एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहां पे एक एमएलए कितना खर्च करेगा, एक कैंडिडेट कितना खर्च करेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? 40 लाख रुपया, इससे ज्यादा नहीं। अगर यूपी में टोटल 403 एमएलए बनते हैं, इनकी विधानसभा की स्ट्रेंथ है 403। जैसे हिमाचल की है 68, पंजाब की है 117, पंजाब में 117 आपको एमएलए देखने को मिलते हैं। एक सीट के ऊपर जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो कितना खर्च कर सकता है? 40 लाख, बड़ी स्टेट्स में। छोटी स्टेट्स में ये अमाउंट है 28 लाख। ये लिमिट लगी हुई है ऑलरेडी इसके अकॉर्डिंग। और पार्टी की कोई लिमिट होती है? देयर इज नो लिमिट। मतलब अगर मान लो
पंजाब के इलेक्शंस हो रहे हैं तो आम आदमी पार्टी टोटल कितना खर्चा करेगी उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना खर्चा करेगा उसकी लिमिट है, आप बोल सकते हो। ठीक है, हाँ ये इससे कुछ नहीं बनता इतने से, ये मैक्स है, दिस इज द मैक्सिमम। इससे कम आप करो आपकी इच्छा है, लेकिन इससे कम कहाँ करते हैं, तो करोड़ों में तो उनको डोनेशन ही मिलती हैं, समझ रहे हो, करोड़ों में तो डोनेशन ही मिलती है, आप बोल सकते हो। लेकिन चक्कर ये है, अगर किसी कैंडिडेट ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने ये बात आ गई कि उसने 95 लाख से ज्यादा रुपया खर्च किया है, उसके इलेक्शंस रद्द। जो उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद अपना पूरा इकोनॉमिक रिकॉर्ड देना पड़ता है। इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन से पहले जब आप नॉमिनेशन पेपर भरते हो तो आपको पूरा बताना पड़ता है, घर में कितने गहने हैं, कितने जेवरात हैं, कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी, सब बताना पड़ता है उधर। पूरा खाता खोल के रखना पड़ता है आपके पास कितनी संपत्ति है। हाँ तो वो तो फिर ब्लैक तो यही होता है। और फिर जब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन जीतने के बाद जितने भी कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जो जीता था दूसरे भी, वो फिर से एक पूरा ब्यूरो देंगे कि उन्होंने पूरे इलेक्शन में कहाँ कहाँ पे कितना कितना बिल दिखाएंगे अपने सारे, वो कहाँ पे कितना कितना खर्चा किया है, आप बोल सकते हो। तो फिर अगर खर्चा टोटल 95 लाख से ज्यादा हुआ तो फिर पकड़ा जाएगा, आप बोल सकते हो। इट डिपेंड्स ना, जैसे अगर आपने कहीं से डोनेशन भी ली है तो डोनेशन ऑफिशियली आएगी। अगर मान लो कि मैं कैंडिडेट हूं, मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, मुझे अंबानी बोलता मैंने डोनेशन देनी है, तो अंबानी अगर मुझे मेरे खाते में डोनेशन देगा तो फिर तो वो डोनेशन लीगल है। अगर वो अंडर द टेबल देगा कैश में तो फिर वो भी ब्लैक कर रहा है, मैं भी ब्लैक कर रहा हूं। अगर वो करोगे तो फिर ब्लैक वाले केस में फंसोगे ना। अगर ऑफिशियली डोनेशन लेनी है तो आपकी टोटल डोनेशन जो है वो 95 लाख से ऊपर जा ही नहीं सकती। समझ रहे, डोनेशन आप किस चीज के लिए ले रहे हो, इलेक्शन में खर्च करने के लिए, तो वो पूरा ब्यूरो उनको रखना पड़ता है, लेकिन चक्कर भी वो लोग ब्लैक करते हैं फिर वो तभी तो। अब मुझे एक बात बताओ, जो पैसा ये लोग बांट रहे होते हैं लोगों के घरों पे जाके वोट खरीदने के लिए, वो लीगल तो 2,000 किस नाम का 5,000 देते हैं आजकल। अभी रिसेंटली वो स्टूडेंट है मेरा एक, उसके दादा खड़े हुए थे, ये हरियाणा के इलेक्शन नहीं हुए थे, वो खड़े हुए थे एमएलए। तो एक दिन क्लास चल रही थी और मैंने उससे वैसे कोई बात छेड़ पड़ी, बड़े सारे बच्चे बैठे हुए थे, मैंने बात छिड़ी तो मैंने बोला कि पता ही है हमारे यहाँ पे जैसे इलेक्शन में पैसा बांटते हैं। तो उससे मैंने पूछा, मैंने बोला, उसने 1-2 दिन पहले मुझे बताया था कि मैं इलेक्शन में बिजी हूँ, तो मैंने बोला तू बता कितना बांट रहे हो तुम लोग। बोलता नहीं सर कैमरा लगा हुआ है मैं नहीं बता सकता। मैंने बोला तेरी तरफ तो है ही नहीं, मेरी तरफ है। बाद में मुझे एक दिन उसने फोन किया इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन वो बांट रहे थे, तो बोलता सर 5,000 रुपये रेट चल रहा है एक वोट का, तो हम घर घर जाके 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं। अब ये 5-5 हजार रुपया वो जो दे रहे हैं वो लीगली थोड़ी ना दे रहे हैं, उसका रिकॉर्ड थोड़ी ना वो मेंटेन कर रहे हैं, वो चोरी है। वो क्या है, चोरी है, आप बोल सकते हो। किससे चोरी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। किससे चोरी है, इस लॉ की चोरी है, आप बोल सकते हो, लॉ को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा तो होता ही है हमेशा ही। नेक्स्ट सेकंड, इसके बाद दूसरा लॉ जो है वो लिखूं, दैट इज सेक्शन 77, सेक्शन 77 of Representation of Peoples Act 1951, Section 77 of Representation of People Act 1971। एक हमारे पास सेक्शन देखने को मिलता है 77 किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है ये खास तौर पे हमारे देश में इलेक्शंस करवाने के लिए ही लॉ पास किया गया था, उस टाइम के पार्लियामेंट से ने किया इसको। इसका जो सेक्शन 77 है वो खास तौर पे बात कर रहा है, आप बोल सकते हो, इलेक्शन एक्सपेंडिचर के साथ रिलेटेड। ठीक है, तो लिखना इसमें, इट मैंडेट्स दैट, इट मैंडेट्स दैट every candidate, it mandates that
every candidate must maintain every candidate must maintain a separate account. Every candidate must maintain a separate account for all expenditures, for all expenditure from nomination to the result declaration of election. From nomination to the result declaration of election. तो ये सेक्शन बोल रहा है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा, जिस दिन उसने अपना फॉर्म भरा, दैट इज नॉमिनेशन, उस दिन से लेके रिजल्ट की अनाउंसमेंट तक वो कैंडिडेट जो भी खर्चा करेगा उसके लिए एक सेपरेट खाता, उसको अपना अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, जिस खाते में जो भी पैसा आएगा जाएगा नॉमिनेशन पेपर भरने से लेकर इलेक्शन रिजल्ट तक, वो सारा पैसा आना जाना उस खाते में होना चाहिए। अगर तो आपके उस खाते में आ रहा है तो उसका पूरा ब्यूरो किसके पास जाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। 95 लाख से ज्यादा हुआ या छोटी स्टेट्स में 75 लाख से ज्यादा हुआ लोकसभा के इलेक्शन में तो पकड़े जाओगे। अब वो क्या करते हैं, वो खाता तो मेंटेन करते हैं लेकिन 95 लाख तक का ट्रांजैक्शन उसमें मैक्सिमम करते हैं, बाकी क्या है? कैश में। बाकी ट्रांजैक्शन किस में करते हैं? कैश में। अब कैश में जो आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका ब्यूरो थोड़ी ना है आपके पास। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब यही तो होता है, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके साथ इनका टांका फिट होता है पहले से। उनको बोल देंगे कि तुम्हारे पास जो भी कैश आ रहा है कैश को रखना अपने पास, खाते में जमा मत करवाना। कैश को अपने पास रखना, खाते में मत जमा करवाना। अब उनसे कैश उठा लेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों पैसा देगा? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को पता है कल को ये जीतेगा तो ये मुझे कोई ना कोई बेनिफिट देगा, उससे पैसा उठा लेंगे। अब पैसा उसको वापस भी करना है तो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट उसको पैसा वापस कर देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए उसका जो कैश था वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, क्या करने के लिए? वोटें खरीदने के लिए। क्या उनके उस खाते में ट्रांजैक्शन शो होगा? वो आंसर इज नो, वो तो कैश उठा के लेके आए, आप बोल सकते हो। लेकिन सेक्शन 77 बोलता है कि जिस दिन आपने नॉमिनेशन पेपर भर दिया रिजल्ट तक जो भी ट्रांजैक्शन वो बंदा करेगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, पैसा आएगा या जाएगा आप बोल सकते हो, वो उस सेपरेट खाते में आना चाहिए। ऐसा नहीं तुम बोलो कुछ मेरे बीवी के खाते में आ रहा है कुछ मेरे बच्चों के खाते में, नहीं, एक सेपरेट खाता होगा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आसान हो जाए ना उसको मेजर करना। नंबर 3, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट सबमिशन। तीसरा जो हमारे पास लॉ है वो है एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट सबमिशन। एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट सबमिशन, तो इसमें लिखो कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट अ कंप्लीट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट अ कंप्लीट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Complete expenditure report to the Election Commission of India within 30 days, within 30 days after election completion, after election completion। तो इलेक्शन जब हो जाएंगे तो 30 दिन के अंदर अंदर जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए थे वो एक रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करेंगे, जिस रिपोर्ट के अंदर वो अपना सारा एक्सपेंडिचर बताएंगे कि उन्होंने कितना खर्चा किया इलेक्शन में, वो बताएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको जांचेगा। समझ रहे हो? देन नंबर 4, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई करने का भी एक हमारे पास रूल है, डिस्क्वालिफिकेशन
फॉर नॉन कंप्लायंस। तो लिखो इसमें अंडर सेक्शन 10A, अंडर सेक्शन 10A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, वही आपका पुराना लॉ जो पहले मैंने आपको बताया, अंडर सेक्शन 10A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, if a candidate fails to submit, if a candidate fails to submit accurate, बिल्कुल सही होनी चाहिए, accurate expenditure statement, fail to submit accurate expenditure statement or exceeds the expenditure limit, or exceed the expenditure limit, may lead to 3-year disqualification, may lead to 3-year disqualification by Election Commission of India, 3-year disqualification by Election Commission of India। अगर किसी बंदे ने इलेक्शंस के अंदर ज्यादा खर्चा किया, लिमिट से ज्यादा, या फिर वो जो बताया कि इलेक्शन का रिजल्ट आने, इलेक्शन कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट, एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। अगर वो रिपोर्ट सबमिट ना कर पाया, या सही रिपोर्ट सबमिट ना कर पाया, या फिर जितना खर्चा बोला था उससे ज्यादा खर्चा किया, तो उस बंदे को 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करना मतलब पहले तो जहां पे वो जीता था या इलेक्शन में खड़ा हुआ था वहां से वो खत्म। अगर मान लो वो गलती से जीता था तो उसका वो जीतने वाला इलेक्शन खत्म, अगर हारा है तो बात अलग है, लेकिन अगर जीता है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा से इलेक्शन होगा, और अगले 3 सालों तक वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, किसी भी इलेक्शन में। ठीक है। देन पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर, नंबर 5 लिख लो, पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर हमारा कोई कानून क्या बोल रहा है? पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर, तो लिखो इसमें, while there is no limit, while there is no limit on the total spending of a political party, while there is no limit on the expenditure of a political party, comma, all the registered political parties, all the registered political parties are required to file, are required to file their election expenditure report, required to file their election expenditure report to the Election Commission of India, election expenditure report to the Election Commission of India within 90 days, within 90 days post election, within 90 days post election। वो बोल रहे हैं कि पार्टी टोटल कितना खर्चा कर सकती है इलेक्शन के ऊपर, इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इलेक्शन जैसे ही कंप्लीट होंगे तो 90 दिनों के अंदर अंदर हर एक पार्टी को अपनी पूरी स्टेटमेंट की कितना उन्होंने खर्चा किया है, कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी कितना खर्चा किया है वो उनको बताना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि ये बहुत ही ओवरली
मतलब इस इलेक्शंस के अंदर उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है तो वो क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। लेकिन देर इज नो लिमिट, तो कोई डिस्क्वालीफाई करने की बात तो नहीं आएगी पार्टी को कि यहाँ तो फिर लिमिट रखो ना, लिमिट रखी नहीं आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम्स देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी की भी लिमिट जो है वो होनी चाहिए, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। मतलब हाँ, मतलब जैसे इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने सबमिट करनी है रिपोर्ट। पोस्ट इलेक्शन मतलब इलेक्शन होने के बाद। पोस्ट इलेक्शन मतलब कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आपने ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। नेक्स्ट लिखो, वे फॉरवर्ड, सब हेडिंग देना, वे फॉरवर्ड। तो अब आगे क्या सोचा जा सकता है, इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, क्या सुजेशन हो सकता है अगर ये सब इंडिया में हो रहा है तो वे फॉरवर्ड में पहला पॉइंट लिखो, दैट इज स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। तो इसमें लिखो, एज पर द इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998, एज पर द इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 and law commission report 1999 and law commission report 1999, they proposed they proposed partial state funding, partial मतलब आधा, they proposed partial state funding to reduce financial dependency, to reduce financial dependency on private donations, to reduce financial dependency on private donations, private donations। अब यहां पे देखो, स्टेट फंडिंग का मतलब क्या है कि देश पैसा खर्च करेगा इलेक्शंस जब होंगे, देश मतलब देश के खाते में से जाएगा पैसा। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि देखो जब इलेक्शन होते हैं तो कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा वो कैंपेन तो करेगा, कैंपेन करेगा मतलब क्या है, उसको पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। अब मानो कि आप बोलो कि आपने इलेक्शंस में खड़ा होना है, तो क्या आप पैम्फलेट्स नहीं छपवाओगे, क्या आप पोस्टर नहीं लगवाओगे, क्या आप जगह जगह जाके आप बोल सकते हो लोगों के साथ बातचीत नहीं करोगे, तो ट्रेवल भी करोगे, कुछ भी करोगे, खर्चा तो होगा ना, तो खर्चा तो करना पड़ता है, खर्चा तो करना ही पड़ता है। गांव गांव शहर शहर घर घर जाके प्रचार करोगे, खर्चा तो होगा। लेकिन ये दोनों क्या बोल रहे हैं, इंदिराजीत कमेटी जो है ये क्या बोल रही है और लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि जैसे मान लो 95 लाख रुपया खर्च होना है, तो 95 लाख में से 50% जो पैसा है उस कैंडिडेट को कौन दे, देश। कौन दे, देश। देश मतलब देश के खाते में से पैसा निकाल के दो उनको। तो मतलब जो हम लोग टैक्स देते हैं वो टैक्स जो सरकार के खाते में पड़ा होता है उसमें से इलेक्शन का एक्सपेंडिचर निकालो। इससे वो क्या, उनका तर्क वितर्क यहाँ पे क्या, वो बोल रहे हैं कि जब कैंडिडेट को खर्चा करना होता है तो वो प्राइवेट लोगों से पैसा लेता है, जैसे इंडस्ट्री से डोनेशन ले लिए कुछ। अब उसमें क्या उसको ज्यादा डोनेशन मिल जाएगी, वो ज्यादा खर्च कर देगा। अगर आपने बोल दिया कि आप प्राइवेट डोनेशन ले ही नहीं सकते क्योंकि आपको डोनेशन कौन देगा, देश, तो मतलब क्या है, वो झंझट खत्म हो जाएगा कि वो डोनेशन से हजारों करोड़ों रुपया लेके खर्च कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जनता के टैक्स का पैसा जनता के ऊपर ही खर्च करो, क्या ये बेवकूफी है। हम्म।
ऑनलाइन हमारे यहाँ पे कितना है ये भी तो देखो पहले। रूरल एरिया में सिर्फ 37% लोग हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, सिर्फ 37%। बाकी जनता कहाँ जाएगी? यहाँ तो हमारे यहाँ पे 100% इंटरनेट एक्सेस, मतलब 100% हमारे लोग इंटरनेट को यूज करते हो। अर्बन एरिया में 69% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन्स का। और रूरल एरिया में 37%। तो बाकियों तक कैसे पहुंचेगा वो कैंडिडेट? ऑफलाइन तो उसको जाना ही पड़ेगा, ऑफलाइन तो उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो ऑफलाइन खर्चा वो अपनी प्राइवेट डोनेशन से निकाले, उससे अच्छा वो बोल रहे हैं कि सरकार पैसा दे। सरकार मतलब देश के खाते में से पैसा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के उसको दिया जाए। वहां पे पैसा कहां से आता है? जो हमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो इस चीज को तो करना इज लाइक इम्पॉसिबल, लेकिन ये वन अमंग द सजेशंस है, आप बोल सकते हो। उन्होंने पूरा नहीं बोला, कई तो ऐसे भी बोल रहे थे कि पूरा खर्चा ही सरकार उठाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आधा उन्होंने बोला है, पार्शियल। नेक्स्ट है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। दूसरा जो ये वे फॉरवर्ड बोल रहे हैं वो है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जिसका अभी ये पास करेंगे अमेंडमेंट, देखना। वन नेशन वन इलेक्शन करवाया ना उस दिन मैंने तुम्हें, वो वाला। तो इसमें लिखो कंडक्टिंग इलेक्शंस simultaneously फॉर लोकसभा कॉमा विधानसभा, फॉर लोकसभा कॉमा विधानसभा may help in controlling election expenditure, may help in controlling election expenditure। अब देखो ना, जैसे मान लो कि अभी आपके लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो पूरे देश के अंदर बीजेपी ने पैसा खर्च किया, क्या करने के लिए? प्रचार करने के लिए। अब हर एक स्टेट में एमएलए के इलेक्शन में, जैसे झारखंड में चल रहे हैं, फिर लोकसभा के इलेक्शंस के बाद हरियाणा में भी इलेक्शंस हुए थे, वहां पे दोबारा से खर्चा आ रहा है। एक ये हो कि कैंडिडेट जा रहा है, बीजेपी जा रही है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करने के लिए, उधर ही एमपी का प्रचार कर दिया, साथ में एमएलए का कर दिया। एक बार के खर्चे में दो प्रचार हो गए, खर्चा आधा खर्चा बच गया। तो खर्चा आधा हो जाएगा अगर एक साथ ही, मतलब मान लो मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं, मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ फॉर एमपी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक दूसरा कैंडिडेट है वो भी बीजेपी का है, वो खड़ा हो रहा है फॉर एमएलए। तो हम दोनों एक साथ ही जाएंगे, एक ही गाड़ी में जाएंगे, उतना ही जत्था जाएगा आप बोल सकते हो प्रचार करने के लिए। तो एक ही बारी में काम निपट जाएगा, एक ही स्टेज लगेगा, सब एक बारी में, सब कुछ एक बारी में हो जाएगा। दो इलेक्शंस एक बारी में निपट जाएंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शन, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि अभी ये पास करेंगे इस सेशन के अंदर, इन्होंने पास करना है। नेक्स्ट नंबर 3, कैप ऑन द पार्टी एक्सपेंडिचर। कैप ऑन द पार्टी एक्सपेंडिचर, मैंने आपको बताया कि पार्टी के एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, तो वो लगाओ फिर, कैप ऑन द पार्टी एक्सपेंडिचर। तो उसमें लिखो the limit on the total expenditure, the limit on the total expenditure of a political party, limit on the total expenditure of a political party may help in controlling, may help in controlling the election expenditure, may help in controlling the election expenditure। तो इससे भी आप बोल सकते हो इलेक्शन एक्सपेंडिचर में कमी हो सकती है अगर आप पार्टी के ऊपर भी लिमिट लगा दो। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद एनहांस्ड जुडिशियल ओवरसाइट।
एनहांस्ड जुडिशियल ओवरसाइट। तो इसमें लिखो इंक्रीज जुडिशियल कैपेसिटी, इंक्रीज जुडिशियल कैपेसिटी टू हैंडल इलेक्शन डिस्प्यूट्स, टू हैंडल इलेक्शन डिस्प्यूट्स, comma, it may help in controlling, it may help in controlling the election expenditure, it may help in controlling the election expenditure। ठीक है, तो जुडिशरी को थोड़ी सी ज्यादा पावर दो इलेक्शंस के मामले में, तो इससे क्या हो जाएगा, वो भी थोड़ा इसके ऊपर अपना कंट्रोल करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ज्यादा रहता है, जुडिशरी के पास थोड़ा कम ही रहता है, आप बोल सकते हो पावर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज कास्टिज्म इन प्रिजन। जेलों में भी जो जातिवाद होता है उसकी बात करते हैं, कास्टिज्म इन प्रिजन्स। नेक्स्ट टॉपिक है कास्टिज्म इन प्रिजन्स। तो इसमें लिखो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट, recently Supreme Court declared that caste based labor assignments, caste based labor assignments in prisons as unconstitutional, caste based labor assignments in prisons as unconstitutional, as unconstitutional, comma, striking down, striking मतलब खत्म करना, striking down such provisions, such provisions from the manuals of, from the prison manuals of, मतलब प्रिजन के जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो स्टेट सरकार ही बनाती है एक्चुअली, फ्रॉम द प्रिजन मैनुअल्स ऑफ अराउंड 10 इंडियन स्टेट्स, फ्रॉम द प्रिजन मैनुअल्स ऑफ अराउंड 10 इंडियन स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एक्सेट्रा, तमिलनाडु, केरला एक्सेट्रा। तो चक्कर क्या है, अब देखो जैसे जेल में बंदे को भर्ती करते हैं तो वहां पे लेबर असाइनमेंट होती है, मतलब काम करवाते हैं उनसे, सीधी बात, जेल में जो बंदा जाता है उससे काम करवाया जाता है ना। अब चक्कर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जेल के अंदर टॉयलेट साफ करने का काम करना है, तो वो काम खास तौर पे किसको है, जो जेल के अंदर दलित प्रिजनर्स हैं उनको दिया जा रहा था। जो जर्नल कम्युनिटी के प्रिजनर्स हैं वो नहीं करते थे, और ये मैनुअल्स में लिखा हुआ था, आप बोल सकते हो। तो मतलब क्या है, जेल के अंदर तुम कास्ट के हिसाब से बंदे को दिहाड़ी दे रहे हो, काम दे रहे हो उसको। जेल में क्या होता है, काम करने का आपको पैसा भी मिलता है, पैसा बस मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होता, वो बस खाते की फॉर्म में होता है, कि जो बंदा जो काम कर रहा है तो उसके पास एक थोड़ा पैसा भी आएगा, मतलब पैसा अंदर में चिट्स होती हैं छोटी छोटी, उसका इस्तेमाल करके आप जेल के अंदर जो कंटीन वगैरह बनी होती है वहां से चाय पानी पी सकते हो अपना, एज सिंपल एज दैट, वो चीज रहती है। सो वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, वहां पे भी आप कास्ट बेस्ड जॉब्स दे रहे हो लोगों को, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि वो तो हम प्रमोट ही नहीं करना चाहते, इक्वालिटी होनी चाहिए। सो अराउंड 10 हमारी स्टेट्स के जो स्टेट मैनुअल्स थे, स्टेट के प्रिजन के जो मैनुअल्स थे, मतलब प्रिजन रूल्स,
उसको खत्म कर दिया गया किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आपका आर्टिकल 15 क्या बोलता है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी नहीं करनी, लेकिन तुम तो कर रहे हो। नेक्स्ट सब हेडिंग देना, की इश्यूज आइडेंटिफाइड इन द प्रिजन मैनुअल्स। की इश्यूज आइडेंटिफाइड इन द प्रिजन मैनुअल्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स पाई गई, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली हमें? नंबर 1, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहली प्रॉब्लम, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो लिखो इसमें, द स्टेट प्रिजन मैनुअल्स स्टिल इंक्लूड्स, द स्टेट prison manuals still includes discriminatory rules, discriminatory rules based on caste, based on caste, comma, assigning specific duties, assigning specific duties according to the social status, according to the social status. For example, in Tamil Nadu, the separation of prisoners, the separation of prisoners on the basis of their social classes, on the basis of their social classes, such as Thewars, ये कम्युनिटी है, थेवार्स, कॉमा, नदार्स, नदार्स, कॉमा, पलार्स। जैसे हमारे नहीं होते, मजबी सिख हो गए, राय सिख हो गए, जट हो गए, राजपूत हो गए, है ना ऐसा? वैसे तमिलनाडु में ये कुछ देखने को मिलते हैं, पलार्स, नदार्स, थेवार्स। तो ये अलग अलग तरह की आप बोल सकते हो सोशल क्लासेस है। तो इनके लिए अलग ड्यूटीज, इनके लिए अलग ड्यूटीज, इनके लिए अलग ड्यूटीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक जट सिख है पंजाब में, तो वो हायर कास्ट में आता है। एक मजबी सिख है तो वो पंजाब में लोअर कास्ट में आता है। तो पंजाब की जेल में जाएगा तो जट सिख जो बंदा है उसको अलग तरीके के काम दिए जाएंगे करने के लिए, मजबी सिख को अलग दिए जाएंगे। ये सेम चीज यहाँ पे तमिलनाडु के एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ। तो दिस इज द प्रॉब्लम। जेल के अंदर सारे बंदे गए हैं एज इन प्रिजनर्स, तो सबको एक जैसा काम दो। वहां पे कौन सा सोशल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तुम? नंबर 2, कॉलोनियल लेगेसी। अब ये सारे रूल्स कहां से आ रहे हैं? कॉलोनियल लेगेसी, ये सब अंग्रेज करके गए इधर, उसको तुम फॉलो किए जा रहे हो। कॉलोनियल लेगेसी, उसमें लिखना, प्रिजन रूल्स कंटिन्यू टू कैटेगराइज, prison rules continue to categorize number of denotified tribes, number of denotified tribes as इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, हैबिचुअल, जो हैबिट बना चुके हो, हैबिचुअल ऑफेंडर्स,
जिनका काम ही ये है कि सरकार के खिलाफ नारे लगाना, भड़कना फालतू का। हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड बॉर्न क्रिमिनल्स, मतलब जो जन्म से ही क्रिमिनल होते हैं, बॉर्न क्रिमिनल्स इनवर्टेड कॉमा क्लोज। ध्यान से देखना, अंग्रेजों ने क्या किया, जो जो ट्राइबल कम्युनिटीज अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाती थी, उनको इन्होंने बोल दिया कि ये लोग तो क्रिमिनल है। मान लो कि राजस्थान की किसी पर्टिकुलर ट्राइब ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, तो अंग्रेजों ने बोला इस ट्राइब का जो भी बंदा मिले ना, उसको पकड़ के जेल में डाल दो, क्योंकि ये ट्राइब बॉर्न क्रिमिनल्स की है। मतलब क्या, यहाँ पे जो भी पैदा होता है क्रिमिनल ही होता है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? आप एक कम्युनिटी में सारे लोगों को एक जैसा कैसे मान सकते हो? अंग्रेजों ने तो माना क्योंकि उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, आप क्यों मान रहे हो? तो वो स्टीरियोटाइप जो अंग्रेजों ने स्टार्ट किए थे, तुम अभी तक उसको चला के चल रहे हो, आप बोल सकते हो। तो अभी भी हमारे यहाँ पे यही होता है, कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स के साथ बहुत गंदा ट्रीटमेंट किया जाता है जेलों के अंदर। माना जाता है कि ये तो गुनहगार होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ये अंग्रेजों वाली लेगेसी तुम फॉलो कर रहे हो। तीसरा, लेबर सेग्रीगेशन। लेबर सेग्रीगेशन, तो इसमें लिखो, स्पेसिफिक टास्क आर असाइंड, specific tasks are assigned based on caste, based on caste, comma, such as Brahmins being given, such as Brahmins being given cooking duties, cooking duties, and the marginalized castes, and marginalized मतलब छोटी जातियां जो है, and the marginalized castes are assigned cleaning and manual labor roles. Marginalized castes are assigned cleaning and manual labor roles. ध्यान से देखो, खाना बनाने का काम ब्राह्मण करेगा, बर्तन मांजने का काम शूद्र करेगा। ये कर रहे हैं वो, ठीक है। ये कर रहे हैं, आप बोल सकते हो। तो मतलब क्या है, ये कास्ट बेस्ड तो चल रहा है, यही तो प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हो। जैसे अभी वैसे बहुत कम है, लेकिन हमारे देश में बहुत जगहों पे अभी भी है, जो छोटी जाति के लोग होते हैं, मतलब सो कॉल्ड छोटी जाति समाज के रूल्स के अकॉर्डिंग, उनसे खाना बनवाना वो पसंद नहीं करते हैं। उनसे खाना बनवाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उनसे बर्तन मंजवाना पसंद कर लेते हैं। समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है। उन्हीं बर्तनों में तो खाना है तुम लोगों ने, ऐसे ही बस। सो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट सब हेडिंग देना, करंट स्टेटस ऑफ इंडियन प्रिजन्स। अभी हमारे जेलों के हालात क्या है, ये की चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं मैनुअल्स में, तीन जो मैंने आपको लिखवाए। अभी जेलों के हालात क्या है, करंट स्टेटस ऑफ इंडियन प्रिजन्स। तो लिखो इसमें, नंबर वन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दैट इज ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग, तो इसमें लिखो, इंडियन प्रिजन्स ऑपरेट एट, इंडियन प्रिजन्स ऑपरेट एट 117% कैपेसिटी, इंडियन प्रिजन्स ऑपरेट एट 117% कैपेसिटी, कॉमा, with a significant proportion of, with a significant proportion of inmates, inmates मतलब जो जेलों में बैठे हुए बंदे,
इनमेट्स, जो जेल में है बंदा उसको बोलते हैं इनमेट। इनमेट्स बीइंग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, इनमेट्स बीइंग अंडर ट्रायल प्रिजनर, ये मैंने एक दिन पहले भी करवाया था अगर तुम्हें याद हो कि भाई जेलों में ज्यादातर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके केस अभी चल रहे हैं, सजा नहीं हुई है। कारण क्या है, क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि बेल करवाने के लिए जो फीस भरनी होती है उनके पास पैसे नहीं है। जब ये कोविड आया था तो जेलों में से इन सबको बाहर कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जेल की कैपेसिटी जितनी है उससे 17% ज्यादा लोग वहां पे बैठे हुए हैं। मान लो 100 बंदों की कैपेसिटी वाली जेल है, उसमें 117 बंदे बैठे हुए हैं, तो खुद सोच लो कितनी ओवर क्राउडिंग है। 100 बंदों की स्पेस में 117 बंदे आपने बिठा रखे हैं तो प्रॉब्लम ही है। और ये इतने बंदे ओवर होने की कारण क्या है? कारण है अंडर ट्रायल इनमेट्स, मतलब ऐसे बंदे जिनके ऊपर इल्जाम लगा, केस चल रहा है, अभी ना उसकी सजा नहीं सुनाई गई है, वो जेल में बैठा हुआ है, उसको बेल दो, उसको क्यों जेल में बिठा रखा है? अब जितने चांसेस उसके गुनेगार होने के उतने चांसेस उसके बेगुनाह होने के भी तो है। अभी केस चल रहा है, अंडर ट्रायल है, लेकिन वो बेल नहीं मिल पाती। कारण क्या? उस दिन मैंने आपको बताया था बेल्स के रूल्स में भी प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेल का अमाउंट ही नहीं पे कर पाते हैं, और इसीलिए जेलों में जाओगे तो SC ST सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। कारण पैसा नहीं है बेल भरने के लिए। ठीक है, किसने बोला नहीं डाल सकते? किसने बोल दिया? उसको बोलो लॉ को 2 बार दोबारा से पढ़ो। लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि आप शक के बिहाफ के ऊपर, बंदे ने अभी कत्ल किया भी नहीं है, शक के बिहाफ के ऊपर उसको उठा के आप जेल में डाल सकते हो 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद मजिस्ट्रेट का बोर्ड बैठेगा, अगर वो बोलेंगे 3 महीने और डालना है, 3 महीने और डालोगे। फिर 3 महीने के बाद मजिस्ट्रेट का बोर्ड बैठेगा, वो बोलेंगे और रखना है और रखोगे, ये है। सो देर इज अ लिमिट, कि 3 महीने की लिमिट, बिना किसी को सजा सुनाए आप जेल में रख सकते हो, लेकिन हर 3 महीने के बाद अगर उसको आगे एक्सटेंड करोगे तो फिर क्या होगा? ये चीज है। सो दैट इज द रूल। आप नहीं रख सकते हो, लेकिन ना रखने का मतलब ये नहीं कि जेल में भेज नहीं सकते बंदे को। किसने बोल दिया ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। 3 महीने की लिमिट है, 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। 3 महीने से ज्यादा का मतलब क्या है? 3 महीने के बाद उसको फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। अगर मजिस्ट्रेट ने बोला फिर रखना है तो फिर 3 महीने रखोगे, फिर पेश करोगे, फिर वो बोलेगा 3 महीने रखना है, फिर रखोगे। तो वो पागल थोड़ी ना 10-10 साल से जेल में बैठे हुए हैं और अभी तक उनको सजा नहीं मिली। सजा नहीं मिली है लेकिन जेल में बैठे हुए हैं। उस दिन तो मैं कहानी सुना तो रहा था मैं एक वुमेन की। हाँ, कि 5-7 साल उसको हो गए थे जेल के अंदर, और वो बोलती कि अभी रिजल्ट आया मेरे केस का और मैं बेगुनाह साबित हुई हूँ, तो अभी मैं जल्दी यहाँ से रिलीज कर दी जाऊंगी। तो वो कहाँ से आया? अब उससे जाके पूछना, वो कहाँ से आई फिर? नया नया लॉ स्टार्ट किया होगा उसने, कि पुरानी स्टूडेंट है। हाँ, तो वो नए नए को पता नहीं होता पूरा, उनको थोड़ा 2-4 साल पढ़ने दो फिर पता चलेगा उनको। नेक्स्ट, पुअर कंडीशंस। नंबर 2 जो प्रॉब्लम है दैट इज पुअर कंडीशंस। अभी तो ये जो आपको करवाया था उस दिन मैंने, SC ST एट्रोसिटी वाला एक्ट, कि अगर आपने SC ST को कुछ ऐसा बोल दिया, कोई गाली निकाल दी, जैसे मैं उस दिन आपको बोला था बज भी बोल दिया किसी को, है ना, चमार बोल दिया किसी को, तो 6 महीने तक बिना बेल आपको जेल जाना पड़ता है। वो सजा तो बाद में मिलती है। वो बिना बेल 6 महीने आपको जेल में रखेंगे। उस दिन एग्जाम्पल भी तो सुनाई थी मैंने, अपने उधर गांव की सुनाई नहीं थी? कि हमारे घरों में से था एक लड़का, उसने बोल दिया किसी को और उसने रिकॉर्ड कर लिया, 6 महीने जेल काट के आया है। वो सजा थोड़ी ना मिली है उसको, सजा तो बाद में मिली है, उसको पेमेंट देनी पड़ी जितनी उसकी देनी थी पेमेंट। वो तो सिर्फ वो बोलने के लिए 6 महीने बिना बेल के जेल में काट के आया है। नेक्स्ट,
इसमें लिखना प्रिजन रूल्स, नहीं नॉट प्रिजन रूल्स, ऐसे लिखो लैक ऑफ हाइजीन, लैक ऑफ हाइजीन कॉमा इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज, lack of hygiene comma inadequate medical facilities comma especially for women and reports of custodial, custody में जो होता है reports of custodial custodial reports of custodial torture persist, reports of custodial torture persist, PERSIST persist। सो ध्यान से देखो वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक तो जेलों के अंदर हाइजीन की बड़ी कमी है, साफ सफाई की बड़ी कमी है, हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है, डॉक्टर वगैरह अच्छे नहीं है, खासतौर पे वुमेन के मामले में इतना कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, सैनिटरी पैड वगैरह प्रॉपरली वुमेन को नहीं मिलती। आप बोल सकते हो वुमेन को ज्यादा हाइजीन की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू मैन, तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स बता देंगे कि जेलों के अंदर मारपीट होती है, जो इनमेट्स होते हैं उनके साथ मारपीट होती है, हमने सुना भी होगा आप लोगों ने कभी ना कभी, तो वो प्रॉब्लम भी आपको मतलब पुअर कंडीशंस है, जेलों के हालात बुरे हैं आप बोल सकते हो। नंबर 3 जुडिशियल डिलेज, जुडिशियल डिलेज, तो उसमें लिखो प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल्स, जो केस का ट्रायल बहुत लंबा खिंच जाता है, 10-10 साल भी खिंचते हैं ट्रायल, प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल्स एंड अ लैक ऑफ एक्सेस टू लीगल एड and a lack of access to legal aid hinder timely justice for inmates, hinders timely justice for inmates, inmates। अब यहां पे क्या है, एक तो ट्रायल बड़े लंबे खिंचते हैं, जुडिशरी में केस 10-10 साल तक चल जाता है, तो वो जब तक उसका केस चल रहा है तो वो बंदे को बेल अगर नहीं मिली है तो वो जेल में ही सड़ेगा, भी उसको सजा भी नहीं मिली, आप बोल सकते हो बहुत सारे अंडर ट्रायल बैठे हुए हैं। फिर इसके बाद कई गरीब लोग होते हैं, तो हमारे यहाँ पे बात तो करते हैं कि आपके पास नलसा है, नलसा मतलब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसमें क्या है अगर किसी बंदे की कैपेसिटी नहीं है लॉयर वगैरह लेने की, तो उसको लॉयर प्रोवाइड किया जाता है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज की एंड ऑल, जिनको पता ही नहीं है कि डिमांड भी करना है हमने ऐसा कुछ, तो वो तो बेचारे कई बार जेल में लंबे लंबे समय तक इसी चक्कर में सड़ जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी लीगल सर्विस नहीं ले पाए, अच्छा लॉयर नहीं कर पाए, आप बोल सकते हो। तो ऐसे ही डिले 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 होता जाएगा। नेक्स्ट, सब हेडिंग देना लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग प्रिजन्स, लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग प्रिजन्स, कौन कौन से लॉ हैं जो प्रिजन्स को गवर्न करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स। तो उसमें नंबर 1 लिखो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मेंशन अंडर आर्टिकल 14, 15, 17 एंड 23। अब ये क्या बात करते हैं, ध्यान से देखो। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, नीचे लिख लो इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, मतलब सबके लिए कानून जो है वो सेम होना चाहिए, कानून की नजर में सब एक समान होंगे। आर्टिकल 15 बात क्या करता है,
नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। एंड प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 बात क्या करता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 23 बात क्या करता है? अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, लेकिन फोर्स्ड लेबर का है कि जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है, तो ये चारों फंडामेंटल राइट जेल में भी तो अप्लाई होंगे। किसने बोल दिया कि क्रिमिनल्स के फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं? कुछ नहीं होते हैं, बाकी तो होते हैं, आप बोल सकते हो। जैसे एक क्रिमिनल बोले कि मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, तो वो तो नहीं होगा, लेकिन इक्वालिटी बिफोर द लॉ तो होगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये तो होगा। अनटचेबिलिटी ना हो, ये तो होगा। जबरदस्ती उससे कोई लेबर ना करवाई जाए, ये तो होगा ना। तो ये सारी चीजें जेलों के अंदर भी तो इम्प्लीमेंट होती हैं। तो ये अधिकार तो जेल में बैठे हुए प्रिजनर्स के भी होते हैं। तो ये अगर आप हार्म करते हो तो दैट इज द प्रॉब्लम। अलग अलग होती है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी ना है। मेल और फीमेल को अलग अलग जेल में रखना डिस्क्रिमिनेशन है? वो कोई डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी ना होती है, वो तो ऑटोमेटिकली आपको सिक्योरिटी पर्पज से रखना ही पड़ेगा, आप बोल सकते हैं। ठीक है, देन नंबर 2 है मॉडल प्रिजन मैनुअल। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016। मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 एंड मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, साथ ही साथ है मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023। 2023। तो ये दो कुछ हमारे पास कानून है। ये क्या बोल रहे हैं तो लिखो इसमें, दे क्रिटिसाइज्ड या इट क्रिटिसाइज्ड फॉर रिटेनिंग vague definitions. It criticized for retaining vague, VAGUE, मतलब साफ सुथरी सीधी स्पष्ट डेफिनेशन ना होना। वेग डेफिनेशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो पहले लिखवाया था, ऑफ हैबिचुअल डिफेंडर्स, ऑफेंडर्स नॉट डिफेंडर्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स and failing to eliminate and failing to eliminate caste based discrimination, failing to eliminate caste based discrimination। तो इन दोनों कानून में बोला गया कि हमारी जेलों के अंदर आज भी कई शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसी हैं जिनको ऐसा मान लिया जाता है कि ये तो ऑफेंडर ही है, मतलब ये तो गुनहगार होंगे ही होंगे। वो बहुत गलत है, और जाति के बेसिस के ऊपर भेदभाव जो होता है वो भी गलत है। तीसरा है प्रिजन्स एक्ट 1894। प्रिजन्स एक्ट 1894, तो इसमें लिखना
दिस इज द बेसिक और प्राइमरी लेजिस्लेशन, दिस इज द बेसिक और प्राइमरी लेजिस्लेशन फॉर गवर्निंग प्रिजन्स, फॉर गवर्निंग प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर गवर्निंग प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो हमारे देश में जो प्रशासन जेलों का देखा जाता है वो खास तौर पे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस किस में लिखे हुए हैं, तो प्रिजन एक्ट है 1894 का, अंग्रेजों का। ध्यान से देखो, एक्ट कौन सा है, अंग्रेजों का बनाया हुआ 1894 का, वही आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसको क्या अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर यहां तक इसको हम करते हैं, बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक समझ आया? ठीक है फिर, और ये टेस्ट में तुम्हारे चेक करके फिर दूंगा।